माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप और कैसी समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बट कोई नहीं, नेक्स्ट आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है केमिस्ट्री का। ठीक है, क्लास 10th केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3। वो भी कौन सा चैप्टर सर? तो वो भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 है। और हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 काफी अच्छे तरीके से समझ लिया सर। सर आपने जो एनिमेशन ला रहा है ना, वो मजा आ जा रहा है सर, पढ़ के बहुत मजा आ रहा है यार। अगर मजा आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ, ताकि आपके वीडियो जो लेक्चर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारे चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ से सर? तो यहाँ से, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन फॉर क्लास 10th। सो केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं सर? सर केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में अब काफी अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं वो भी तो बता दो। चलो यार बताते हैं। सो केमिकल इक्वेशन के बारे में अगर आपके एग्जाम में है तो आप लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन का लिखने का जो रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका होता है, यूजिंग सिंबल, सिंबल के थ्रू। जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो सर हमें यहाँ पे H2O मिला। मैं आपको वही रिएक्शन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को H2 लिखा, ऑक्सीजन को O2 लिखा, वाटर को H2O लिखा। तो ये जो लिखने का जो तरीका है, यानी सिंबल के थ्रू जो लिख रहे हैं हम यहाँ पे, इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी सिंबल के थ्रू जो लिख रहे हैं, फॉर्मूला जो लिख रहे हैं सब्सटेंस का, सब्सटेंस का, उसी चीज को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। सो क्या है सर, ये गाना क्यों गा रहे हैं आप? यार गाना गाना पड़ता है और आपको समझाना पड़ता है। चलो, सो एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें तो यहाँ पे कोई ए सब्सटेंस है, कोई बी सब्सटेंस है, इन दोनों का रिएक्शन कराएं तो कोई सी सब्सटेंस, और अगर ज्यादा और हो रहा है तो कोई एक डी सब्सटेंस भी आपका बन के आ जाता है। लेकिन इस केस में आपका सिर्फ एक ही सी सब्सटेंस बन के आया। ए प्लस बी से हमको यहाँ पे एक सी सब्सटेंस बन के आया, ऐसा भी आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे ए बी सी डी ई भी मिल जाएगा सब्सटेंस कभी कभी किसी रिएक्शन में। ठीक है, तो इस तरह का आपको यहाँ पे केमिकल इक्वेशन जो है आपका आता है। यानी सिंबल या फिर जो फॉर्मूला यूज करते हैं रिएक्शन करने के लिए, उस चीज को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पे जो ए है, जो बी है, अब आपको पता चल ही गया होगा, उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और सी और डी एरो उस साइड है तो उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ये चीज तो आपको पता चल ही गया होगा। और जो बीच में जो एरो जो आपको दिख रहा है, बीच में जो एरो आपको दिख रहा है, कौन सा एरो सर? ये वाला एरो। कौन सा एरो सर? कलर चेंज करके बताओ, नहीं दिखा। कौन सा एरो? ये वाला एरो, यहाँ पे येलो से जो मैंने किया। सो ये जो एरो है वो क्या शो कर रहा है? तो वो डायरेक्शन शो कर रहा है केमिकल रिएक्शन का। यानी कि केमिकल रिएक्शन इस साइड से इस साइड हो रहा है, ये डायरेक्शन शो करता है। कंडीशन उसमें अप्लाइड होता है। कंडीशन जो भी हो, जैसे आपको हीट दिए हैं तो यहाँ पे हीट का सिंबल इस तरह से ट्रायंगल बना दिया जाता है, तो ये कंडीशन आपको वहाँ पे अप्लाइड हो अगर किसी में, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है सर? जैसे आपका वही हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से हमको H2O मिलता है, तो उसका सिंपल फॉर्म में H2 प्लस O2 करते हैं और H2 यहाँ पे हमको मिल जाता है। वही चीज यहाँ दिया है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। रिएक्शन आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है? स्टार के फॉर्म में लिखा हुआ है, इन फर्स्ट इक्वेशन वर्ड्स आर यूज्ड एंड इन सेकेंड। यानी पहले इक्वेशन में हम लोग वर्ड्स को जो है वो यूज करते हैं, सेकेंड बार जो है, यानी कि पहले बार में हम लोगों ने वर्ड यूज किया, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही लिखा, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही लिखा और वाटर को वाटर ही लिखा। लेकिन सेकेंड वाले में जो है सब्सटेंस का हम लोग सिंबल जो है वो लिख दिए, H2O2, एंड फिर उसके बाद H2O हम लोगों ने लिख दिया। सिंबल ऑफ सब्सटेंस इज यूज टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे जो ये सिंबल यूज हुआ है, इसी चीज को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसी चीज को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलो, ए केमिकल इक्वेशन इज ए वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन ए कॉन्सिस एंड इंफॉर्मेटिव वे। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, काफी समझदार बच्चे हैं, क्या बोल रहे हैं। सो केमिकल जो इक्वेशन है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है माय डियर फ्रेंड, अब हम लोग इसको समझेंगे। तो चलो माय डियर स्टूडेंट, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग समझने जा रहे हैं। सो बैलेंस का मतलब तो यार बचपन से हम लोग समझते हैं। बैलेंस मतलब क्या कि अगर कोई चीज, दो चीज रखे हुआ है एक दूसरे के, जैसे आपके पास तर्जुई होता है
तरजुई में आप जब सामान लेने जैसे दुकान पे जाते हैं चीनी लेने, तो वो क्या करता है, पहले के ज़माने में अब तो मशीन आ गया है तौल-नाप करने वाला, लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, ऐसे तरजुई रखा हुआ था। इधर आपका जैसे हम लोग के लैंग्वेज में बटखारा बोलते हैं, तो वज़न नापने के लिए एक जो है आपका लोहे टाइप का बटखारा हम लोग बोलते हैं, वो रखा हुआ रहता है। इधर आपका सामान जो है वो तौला जाता है। दो अब जितने किलो का बटखारा यानी कि वो जो वज़न रखा हुआ उतने किलो का इधर आपका वो जो है सामान जोखा जाता है, और दोनों का जब इक्वल बैलेंस पाता है तो एकदम सीधा हो जाता है वो डंटी तरजुई का। ठीक है? तो वही बैलेंस है, यानी दोनों तरफ का जो मास है या फिर जो भी चीज़ है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसी को हम लोग बैलेंस कहते हैं। तो वही जस्ट फ़ॉर्मूला आप यहाँ पे केमिस्ट्री में आप अपना सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रूप में। ठीक है? सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल और बोथ साइड। यानी इधर जो रिएक्टेंट के साइड जो जितने भी नंबर ऑफ एटम है, उतना ही प्रोडक्ट के साइड जो है आपका नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए। तो हम बोल देंगे कि वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो है। बस इतना ही आपको देखना है। यानी सर जी यहाँ पे जिंक देख लेंगे कितना नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन का देख लेंगे कितना नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पे सल्फर का देख लेंगे कितना नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का देख लेंगे कितना नंबर ऑफ एटम है। उसी तरह से यहाँ पे जिंक का देख लेंगे, सल्फर का देख लेंगे, ऑक्सीजन का देख लेंगे और हाइड्रोजन का देख लेंगे कितना नंबर ऑफ एटम है। अगर सब दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम्स है तो हम कह देंगे कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बाकी आपका अगर क्योंकि आपके एग्जाम में बैलेंस करने के लिए भी आता है केमिकल इक्वेशन को, तो मैं बैलेंस करने का एक ट्रिक है, क्योंकि काफी बड़े बड़े इक्वेशन देते हैं बैलेंस करने के लिए, छोटे छोटे वाले तो हो जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े इक्वेशन अगर आपके एग्जाम में आ गए और उसको बैलेंस करने के लिए कह दिया तो आपसे फिर वो नहीं हो पाएगा। तो उसका मैं एक ट्रिक बनाया हूँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, एक सेपरेट वीडियो में लेक्चर बना करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है? तब तक के लिए अभी हम लोग सिर्फ समझ लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है? चलिए, तो सर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में आपने समझा दिया। जैसे यहाँ पे जिंक का देखें, तो जिंक में जो है जिंक के सिर्फ एक ही एटम है, यानी कि सिर्फ जिंक का एक ही एटम दिख रहा है। तो सर इधर भी जिंक का सिर्फ एक ही एटम दिख रहा है। हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे 2 लगा है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे 2 मोल है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ 2 लगा है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे 2 मोल है, बराबर ही है। सल्फर के साथ कुछ नहीं दिख रहा है, तो सल्फर यहाँ पे 1 मोल है, तो सर जी यहाँ भी सल्फर का 1 ही मोल है, बराबर है। चलो, ऑक्सीजन सर जी यहाँ 4 मोल दिख रहा है, 4 लगा है, तो सर जी यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ 4 मोल लगा है, यानी सर ये जो है वो बैलेंस है। ये सर क्या है, ये बैलेंस इक्वेशन है। ये क्या है सर, ये बैलेंस इक्वेशन है, पहले से ही बैलेंस है। तो ये है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो यहाँ पे आपको वही दिया उस रिएक्शन के बारे में कि नंबर ऑफ जिंक देखेंगे, हाइड्रोजन और सल्फेट का जो हम लोग देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं दोनों साइड में। सो हम बोल देंगे अगर इक्वल हो तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब ये किसके थ्रू हम लोग बोलते हैं कि भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो वो आपका होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है भाई, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है, ये एक लॉ है, ये एक लॉ है बैलेंस करने के लिए, लॉ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है, ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन में जो मास है, हर एक एटम का जो मास है वो ना ही बनता है रिएक्शन के थ्रू, यानी ना ही इंक्रीज होता है और ना ही डिक्रीज होता है मास। मास जो दोनों का है वो दोनों का मास जो है वो सेम ही होता है। ठीक है? वही आपका होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसी के थ्रू हम लोग बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। सो टू ओबे दिस लॉ, इस लॉ को अगर मैं ओबे करूं तो टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के साइड जितना मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है उतना ही प्रोडक्ट के साइड मास ऑफ एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो हम बोल देंगे कि वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो अनबैलेंस का मतलब अनबैलेंस होना चाहिए, यानी रिएक्टेंट के साइड जितना एलिमेंट है उतना अगर प्रोडक्ट के साइड मास जो है वो नहीं है तो हम बोलेंगे वो अनबैलेंस है। जैसे यहाँ पे आयरन देखें, यानी Fe देखें तो एक ही है, लेकिन यहाँ Fe के साथ 3 लगा है, यानी यहाँ पे Fe3 है। तो ये साफ दिख रहा है हमें कि ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसका डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज रिएक्टेंट के साइड जो एटम्स है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। उसी को हम लोग बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे खुद से। इसका PDF जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके पढ़ लेंगे। चलो माय डियर फ्रेंड, तो आपका ये यहाँ तक जो है वो हुआ। देन अब यहाँ पे कुछ मोस्ट
इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में जो आपको यूज किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ इक्वेशन के लिए जो है यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ, आप इसको समझ लेते हैं हम लोग, एंड देन उसके बाद इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जो है वो समझेंगे, ठीक है। चलो, तो सर जी क्या है ये मोस्ट इक्वेशन, इंफॉर्मेटिव क्या है इक्वेशन के लिए। सो हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं राइटिंग फिजिकल स्टेट का सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन में, तो फिजिकल स्टेट भी उसके साथ हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन H2, तो यहाँ पे आप रिएक्शन में देखते हैं इस तरह से ब्रैकेट में गैस लिखा हुआ रहता है। जैसे मैंने H2O लिखा था, ब्रैकेट में देखेंगे इस तरह से लिक्विड लिखा हुआ रहता है, तो वही चीज है। तो अगर गैस, अगर कोई सब्सटेंस होगा, कोई भी एलिमेंट अगर गैसियस फॉर्म में होगा तब ब्रैकेट में G लिखा हुआ है, तब समझ जाएंगे कि वो गैसियस फॉर्म में है। कोई भी रिएक्शन के ब्रैकेट में अगर L लिखा है तो वो समझिए कि लिक्विड फॉर्म में दिया है, S लिखा है तो सॉलिड फॉर्म में दिया है, एक्वस फॉर्म में दिया है तो AQ। एक्वस का मतलब क्या होता है सर बता दीजिए। तो सर एक्वस का मतलब ये होता है कि वो जो भी चीज आपको एक्वस में दिया है, यानी कि उसमें वाटर का मात्रा जो है वो है। एक्वस का मतलब हो गया कि उसमें वाटर मिला हुआ है, बस इतना आप समझ लीजिए, यही चीज है। राइटिंग द कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक प्लेस, द कंडीशन इज जनरली रिटन एबव एंड बिलो एरो टू द केमिकल रिएक्शन। वही अगर इस तरह से एबव दिया है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन या फिर कोई भी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। और अगर एरो इस तरह से नीचे दिया है तो इसका मतलब हो गया कि सर पीपीटी यानी प्रेसिपिटेशन जो है वो फॉर्म हो रहा है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट इन द कंडीशन रिएक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज मेड मोर, यही चीज है, आपको यही इन्फॉर्मेशन बस अभी। सो इतना आपका ये लेक्चर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आपको क्लास कैसा लगा आप जो है मैसेज करेंगे, यानी कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियोस लेक्चर आपको पाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए।